चाहे कोई व्यक्ति हो या संस्था, अगर उसे बेहिसाब शक्तियां दे दी जाए तो उसके बेलगाम होने का खतरा बना रहता है। कहीं ना कहीं यही बातें सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया पर भी लागू होती है। और मौजूदा समय में सेबी के अधिकारी अपनी इन्हीं शक्तियों के बलबूते पुलिस को भी खुद हैं और जज भी। इसी वजह से कई बार शेयर बाजार को नियंत्रित करने वाले सेबी के फैसले सवालों के घेरे पर आते हैं, जिनके आधार पर इसी वर्ष मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस सप्रे के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी, जिसने मई में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे। अब ये सुझाव क्या था, ये सुनिए। जैसे कि सेबी के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए। कमेटी ने जांच में यह महसूस किया कि सेबी के अलग अलग अधिकारी एक ही केस में अलग अलग नतीजे पर पहुंचकर फैसला देते हैं। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने मार्केट रेगुलेटर सेबी में बेहतर जुडिशियल डिसिप्लिन यानी कि न्यायिक अनुशासन लाने का भी सुझाव दिया। कमेटी ने सेबी को यह सुझाव दिया कि मामलों के निपटारे के लिए एक टाइमलाइन होना चाहिए। मामले की जांच और फैसले करने के लिए एक निश्चित समय अवधि होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सुझाव इशारा करते हैं कि सेबी के पास मौजूदा असीमित शक्तियां ही उसके अधिकारियों को गलत फैसले करने के लिए बढ़ावा दे रही है। कोई चेक एंड बैलेंसेस यानी कि नियंत्रण और संतुलन ना होने की वजह से अदालतों में अक्सर सेबी की कार्रवाई पर सवाल भी उठते हैं, खासकर एक्स पार्टी ऑर्डर्स के मामलों में। अब एक्स पार्टी ऑर्डर्स क्या होते हैं, यह समझ लीजिए। जब बिना किसी औपचारिक सुनवाई या सुनवाई पूरी होने के पहले ही ऑर्डर दे दिया जाए, या एक पक्ष की दलीलों को सुने बिना ही कोई ऑर्डर पास कर दिया जाए, या फिर एक पक्ष को फायदा पहुंचाने के लिए कोई ऑर्डर पास कर दिया जाए। ऐसे कई मौके आए हैं जब अदालत में सेबी के फैसले गलत साबित हुए और सेबी के अधिकारियों द्वारा शक्ति के इसी दुरुपयोग को खत्म करने के लिए ही शायद सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट का सार भी यही निकलता है कि सेबी में शक्तियों के बंटवारे का सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए। तो अब सवाल यह है कि सेबी के पास आखिर वो कौन सी असीमित शक्तियां हैं जिनके बंटवारे की बात सुप्रीम कोर्ट की कमेटी कर रही है। सेबी एक्ट के सेक्शन 11 में प्रावधान है कि सेबी को यह अधिकार है कि निवेशकों के हित में शेयर बाजार को नियंत्रित करने के लिए सेबी को जो उचित लगे वो कदम या तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है। सेबी एक्ट के सेक्शन 11 में ही यह भी प्रावधान है कि सेबी के पास सिविल कोर्ट जितनी पावर है, यानी वो फैसले सुना सकता है और जुर्माना भी लगा सकता है। और सेबी एक्ट का सेक्शन 30 कहता है कि सेबी ना सिर्फ शेयर बाजार को नियंत्रित करने के लिए नए अधिनियम बना सकता है, बल्कि इन अधिनियमों का उल्लंघन करने वाले मामलों की जांच भी कर सकता है। अब अगर आसान भाषा में सरल शब्दों में कहें तो सेबी एक्ट में जो प्रावधान है उनके अनुसार सेबी की जो कमेटी किसी मामले की जांच करती है, वही कमेटी उस मामले में फैसला भी कर देती है। यानी सेबी की टीमें ही खुद ही सरकार है, खुद ही पुलिस है और खुद ही जज भी है। अब इससे होता क्या है, यह भी हम आपको समझाते हैं। सेबी के अधिकारी कई बार बायस यानी कि पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर ऐसे फैसले सुना देते हैं जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स पर भारी पड़ जाते हैं। कई बार जांच पूरी होने से पहले या सेबी की दलीलें कमजोर होने के बावजूद किसी कंपनी या व्यक्ति के खिलाफ गलत फैसला सुना दिया जाता है। और होता यह है कि सेबी के फैसले से प्रभावित हुई पार्टी जब तक सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी कि सेट में अपील करती है, उससे पहले ही उनके बैंक खाते फ्रीज कर दिए जाते हैं और उनकी गुडविल भी बाजार में एक झटके में खत्म हो जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह खतरनाक ट्रेंड है, क्योंकि सेबी के कई ऐसे आदेश हैं जो बाद में पलट दिए जाते हैं और फिर उन पर अदालतों से रोक लगा दी जाती है। बिना सुनवाई के इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुए बिना ऑर्डर पास कर सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सभी बिना एविडेंस को असेस किए हुए, बिना रीजनेबल हुए
सेबी ऑर्डर पास कर सकता है। ऐसे उदाहरण बहुत हैं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक कैलाश ऑटो फाइनेंस का एक ऑर्डर था जिसमें इंटरिम ऑर्डर में उन्होंने 246 लोगों को बिना सुनवाई के उनके अकाउंट्स बंद कर दिए थे। 1.5 साल के बाद में 246 में से 244 लोगों के अकाउंट खोल दिए गए क्योंकि उनके अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं पाया गया। तो ऐसा 1.5 साल में क्या हुआ? क्या ये एक ऐसा उदाहरण नहीं है? उसके बाद में शायद सेबी को सोचना चाहिए था कि शुड वी चेंज आवर प्रोसेसेस। ऐसे उदाहरण आपको बहुत मिलेंगे जहां सेबी बिना डीप एनालिसिस के, क्योंकि सेबी को लगता है कि हम रीजनेबल हैं, हमारा ऑर्डर इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर है, तो सेबी पहले सारी की सारी स्वीपिंग डायरेक्शन पास कर देता है और उसके बाद में फिर वो ऑर्डर्स कहीं ना कहीं वो कोल्ड स्टोरेज में चले जाते हैं जब तक कि सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल या किसी जुडिशियल अथॉरिटी से कहीं कोई स्ट्रिक्चर नहीं आता या कहीं कोई डायरेक्शन नहीं आती। अब ये सारे के सारे ऑर्डर्स नंबर्स में दुगने, तिगुने, 4 गुने, 5 गुने होते जा रहे हैं और ये सारे के सारे जाके सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल या सुप्रीम कोर्ट में जाके उनके डॉकेट्स बढ़ा रहे हैं, उनका लोड बढ़ा रहे हैं। तो क्या ये डिसीजन कि हमें सबके अगेंस्ट में पहले ऑर्डर लेना ही है, उसके बाद में किस तरीके के मैटर्स में लेना है, चाहे वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, शायद वो अकाउंटेबिलिटी ऑफ सेबी बहुत जरूरी है आज की तारीख में। There are so many cases which are being taken up for the last 10 years, though minority shareholders who form a majority part of the stock markets now are feeling the brunt of these orders which are coming so late. Especially when promoters have very low stake in the company, then the SEBI should look at the interests of all parties, all shareholders of the company. अगर आपने सुना तो एक्सपर्ट भी वही कह रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने सेबी की शक्तियों के दुरुपयोग के मामले में पाया है। इससे होता यह है कि लिस्टेड कंपनियां और उनके अधिकारी सेबी अधिकारियों से डरते हैं या फिर उनके इशारों पर नाचते हैं, क्योंकि सेबी के अधिकारी ना सिर्फ केस दर्ज कर सकते हैं बल्कि केस की जांच भी कर सकते हैं, संपत्ति सीज भी कर सकते हैं और फैसला भी खुद ही सुना सकते हैं। सेबी अधिकारियों द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग पर शक करने की वजह गिनाते हुए विशेषज्ञ इशारा करते हैं कि वर्ष 2019-20 में सेबी की तरफ से कंपनियों और कॉरपोरेट्स के खिलाफ 249 फैसले आए थे और वर्ष 2020-21 में यानी कि अगले वर्ष ये आदेश बढ़कर 562 हो गए, यानी 2 गुने से भी ज्यादा। और अगले ही वर्ष यानी 2021-22 में सेबी के ऑर्डर्स की संख्या में बड़ा उछाल आता है और ये ऑर्डर्स बढ़कर 7,195 हो चुके हैं। तो आखिर ऐसा कैसे हो गया कि 2 वर्ष के अंदर ही सेबी के ऑर्डर्स में करीब 30 गुना का उछाल आ गया? क्या अचानक से सब कुछ बदल गया? इन ऑर्डर्स को कंपनियों और कॉरपोरेट्स की तरफ से चुनौती भी दी जाती है और सेट में ज्यादातर आदेश भी पलट दिए जाते हैं। लेकिन यह भी एक तथ्य है कि सेट के फैसले को बहुत रेयर केस में ही सेबी द्वारा चुनौती दी जाती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सेबी के अधिकारी वही करते हैं जो वो करना चाहते हैं। उनकी जांच और फैसलों का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की 6 सदस्यों वाली कमेटी के सुझावों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब इसमें कहा किया गया है, यह हम आपको बताते हैं। इस सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने कहा है कि सेबी की अर्ध न्यायिक शाखा के ऊपर एक ऐसा घेरा होना चाहिए ताकि सही मायने में चेक एंड बैलेंस हो सके। सेबी में कार्यपालक और न्यायिक शाखाओं को अलग अलग करने से शक्तियों के दुरुपयोग पर रोक लगाई जा सकेगी। कार्यपालक शाखा का काम सिर्फ कानून का उल्लंघन करने वालों की जांच करना होगा और न्यायिक शाखा का काम सुनवाई पूरी करके फैसला सुनाना होगा। इससे सेबी ज्यादा लोकतांत्रिक बनेगी क्योंकि दोनों शाखाएं अलग अलग स्वतंत्र रूप से अलग मुखिया के अधीन काम करेंगी। यह सुझाव था। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने सेबी से कहा है कि उसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि सीसीआई से सीखना चाहिए, जिसकी जांच शाखा और अर्ध न्यायिक शाखा अलग अलग है। सीसीआई ने एक ऑर्डर पास किया जिसके मुताबिक अगर किसी मामले की जांच 60 दिन में पूरी नहीं होती तो फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्वेस्टिगेशन को जांच की स्टेटस रिपोर्ट देनी पड़ती है और जांच के लिए अतिरिक्त वक्त देने की एप्लीकेशन भी देनी पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने सेबी को सुझाव दिया है
कि जब तक सेबी में सेपरेशन ऑफ पावर के लिए सेबी एक्ट में संशोधन संसद से पास नहीं होता, तब तक सेबी भी सीसीआई की तरह एक फ्रेमवर्क तैयार करके मामलों की जांच में पारदर्शिता ला सकती है। जी मीडिया ने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सेपरेशन ऑफ पावर्स वाले सुझाव पर सेबी की राय जानने के लिए उसे ईमेल किया, लेकिन अभी तक सेबी की तरफ से कोई जवाब हमें नहीं मिला है। इसलिए ये जानकारी हम आप तक पहुंचाना चाहते थे। जी न्यूज़।